Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12. आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रीज का क्या इतिहास है, कहाँ से शुरुआत होती है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। तो आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में, उस टाइम की वर्किंग कंडीशंस के बारे में, उन सब चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ डायग्राम्स के थ्रू और कुछ एनसीईआरटी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्टेड। ये देखिए, आपको इसमें डायग्राम जो दिख रहा है, आपकी बुक में भी आपको दिखता है, तो ये ईटी पॉल के द्वारा एक डायग्राम है, एक इमेज है जो दिखाई गई है। तो उसमें आपको दिख रहा है कि ये जो इसको एक गॉडेस का अवतार जो है बताया गया है। इसके हाथ में एक ध्वज है जिसमें एक नई सेंचुरी की एक दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नई सेंचुरी आ रही है। पंखों के ऊपर एक व्हील है, व्हील पर 2 पंख लगे हुए हैं और व्हील पर ये खड़ी हुई है। तो इस सब चीजों का क्या मतलब है वो बड़े अच्छे से डिस्कस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो हम देखेंगे। इन 1900, अगर हम 1900 की बात करें तो ईटी पॉल कौन थे? एक फेमस म्यूजिक पब्लिशर थे, प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक बुक। उन्होंने क्या की? एक बुक प्रोड्यूस की। किसने? ईटी पॉल ने प्रोडक्शन किया एक बुक का, म्यूजिक एल्बम आप इसको बोल सकते हैं, म्यूजिक बुक। उसमें उन्होंने क्या किया? एक कवर पेज जो अपना बनाया, वो बनाया द डॉन ऑफ द सेंचुरी। एक नई सदी का उदय हो रहा है, अब नई सदी का उदय, नई सेंचुरी, ठीक है, डॉन ऑफ सेंचुरी। तो एक नई सेंचुरी आ रही है और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे विकास जो है होने लगा था। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर। वो जो लेडी है उसको एक गॉडेस लाइक दिखाया गया है, देवी की तरह। द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, कि वो प्रोग्रेस के फरिश्ते की तरह दिखाई दे रही है, और उसके हाथ में जो है फ्लैग है जो एक नई सेंचुरी को दर्शा रहा है। फ्लैग किस चीज को दर्शा रहा है? न्यू सेंचुरी। ओके। शी जेंटली पर्च ऑन अ व्हील, और वो व्हील पर जो है उसने अपना पैर रखा हुआ है, विद विंग्स। और उस व्हील के जो है, व्हील है, आप अपनी उसमें देख सकते हो, यहाँ पर भी पंख है, इधर भी पंख है। तो ये पंख किस चीज को दिखा रहे हैं? टाइम को दिखा रहे हैं, सिंबलाइजिंग टाइम। अब टाइम जो है बदल रहा है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, और जो वो उस पर उड़कर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पर पैर रखकर, इन पंखों के साथ उड़कर कहाँ जा रही है? फ्यूचर में। तो इस तरह से उसको एक फरिश्ते की, एक देवी के रूप में जो है दिखाया गया है कि अब जो नई सदी आ रही है वो इसी तरह से होगी, उसमें प्रोग्रेस होगी। और उसके पीछे आपको दिखाई देगा बिल्डिंग्स दिख रही हैं, रेलवेज दिख रहे हैं, कैमरा दिख रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्रीज। तो उसके पीछे जो साइन ऑफ प्रोग्रेस जो है वो क्या क्या दिख रहे हैं? रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। कि अब जो है धीरे धीरे ये सब चीजें आ रही हैं, जो साइन ऑफ प्रोग्रेस है कि अब हमारी जो दुनिया है वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू ईटी पॉल ने दिखाया। This glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of Trade magazine over 100 years ago. और इस चीज को एक और मैगजीन के टॉप पेज पर जो है आज से करीब 100 साल पहले दर्शाया गया। किस मैगजीन पर? ट्रेड मैगजीन पर। उसमें क्या दिखाई देता है? इट शोज 2 मैजिशियंस। इस डायग्राम में जो अभी जो फिगर नेक्स्ट आने वाली है, इसमें 2 मैजिशियन हैं। और इसमें देखो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत डीपली जो इस चीज को दिखाया गया है। 2 मैजिशियंस में से जो फर्स्ट वाला है, वो मैजिशियन तो है वो अलादीन की चिराग वाला, कि उसने अपना जो है चिराग से जो है एक बहुत सुंदर घर बना लिया, एक जगह बना ली मैजिक लैंप के जो अपने साथ साथ। तो ये तो है उसका, ये तो है पहला मैजिशियन। दूसरा मैजिशियन क्या है? जो मैकेनिक है, मॉडर्न मैकेनिक। उसने क्या किया? अपने मॉडर्न टूल्स के साथ
मॉडर्न टूल्स के साथ उसने ब्रिज बनाए, रेलवेज बनाए, शिप्स बनाए। तो मॉडर्न टूल्स का यूज करके जो बनाया है वो दूसरा जादूगर है। और जो पहला जादूगर है वो दिखा रहा है ओरिएंट वाले लोगों को। ओरिएंट वाले मतलब जो आपके ओरिएंट देशों को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है वेस्टर्न साइड को। ठीक है, जैसे आपके अब यूरोप, अमेरिका वगैरह सब आ जाएंगे। ये दिखा रहा है वेस्टर्न साइड को। तो ओरिएंट वाले देश मतलब कि जो यूजुअली एशिया वाले देशों के लिए यूज किया जाता था। और वैसे होता क्या है, ओरिएंट वाली कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो भूमध्य सागर से पूर्व में है, ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो ये जो भूमध्य सागर से पूर्व की ओर जो कंट्रीज है उनको ओरिएंट कंट्रीज बोला जाता है, प्राच्य बोला जाता है। तो ये है आपकी ओरिएंट कंट्रीज जो अलादीन के चिराग से जो है बनी है, इस तरह से उनको देखा जाता था। और जो पश्चिम वाले लोग हैं वो अपने मॉडर्न टूल्स के थ्रू उन अच्छी चीजों तक पहुंचे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस दिखाया गया है। सो द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम ओरिएंट who built a beautiful palace with his magical lamp. And the one at the bottom is the modern mechanic who with his modern tools weaves a new magic, builds bridge, ships, towers, high-rise buildings. Aladdin is shown as representing the east and past. उसको east और past मतलब उसको पूरा वाला दिखाया गया है और उसको पुराना बताया गया है, भूतपूर्व उसको बताया गया है। एंड द मैकेनिक स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड द मॉडर्निटी। और जो आपका सेकंड वाला जादूगर है उसको मॉडर्न बताया गया है और वो पश्चिम वाला है। अब आप डायग्राम देखो, इसमें जो आपको ये अलादीन वाला दिख रहा है ये तो है ओरिएंटल कंट्रीज जो आपकी एशिया के लिए जिसको यूज किया जाता था। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो मॉडर्न जादूगर है इसको वेस्ट आपकी अमेरिका साइड आ गया सब। ठीक है, तो यूएस, यूरोप सब इसको दिखाया गया है। इसने ब्रिज बनाए हुए हैं, टावर्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज है, शिप्स है, देयर इज एवरीथिंग। सो उन्होंने इस तरह से इस चीज को दिखाया है डायग्राम के थ्रू। ओके, सो अब हमें पता चल गया है कि ईस्ट को वो है पहले का दिखाते हैं और वेस्ट को वो मॉडर्निटी की तरफ दिखाया गया है। These image offer a triumphant account of, अब इसको एक अकाउंट क्या दिखाया हुआ है कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो शुरुआत है, विजय है। Within this account, the modern world is associated with a rapid technological change and innovation. Of course, आपका मॉडर्न वर्ल्ड उसमें मॉडर्न इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तकनीकी जो है बदल रहा है और इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, रेलवेज हैं, आपके भाप के इंजन बन रहे हैं, स्टीम शिप्स, स्टीम आपके भाप के जो शिप्स हैं वो बन रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम्स सिंपली, अब अगर हम देखा जाए तो इनका इतिहास क्या हो गया, स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट भी है। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि अब ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का टाइम भी है। These images and associations have now become part of the popular imagination. ठीक है, तो ये इमेजेस के थ्रू इस तरह दिखाया जाता था जिससे ये पॉपुलर होते थे। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी? क्या आपको नहीं दिखता है कि जो आपको नहीं लगता है कि जो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ये टाइम है प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का? बताइए, आप सोचिए। आप do you not think that the spread of railways and factories and construction of high-rise buildings and bridges is a sign of society's development? और आपको क्या, आप नहीं सोचते हो कि जो स्प्रेड ऑफ रेलवेज है, फैक्ट्रीज है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, ये साइन नहीं है सोसाइटी की डेवलपमेंट का? सो आप क्या सोचते हो उस बारे में? आप अपने विचार रखिए। हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड? ये इमेजेस डेवलप कैसे हुई? How do we relate to these ideas? और हम उससे कैसे रिलेट कर पाए? Is industrialization always based upon rapid technological development? क्या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमेशा ही रैपिड टेक्नोलॉजिकल चीजों पर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा? Can we today continue to glorify continuous mechanization of all work? क्या हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं? वॉट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल्स लाइफ? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब रहा
लोगों की लाइफ से रिलेटेड। टू आंसर सच क्वेश्चंस वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इन सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे अभी पूछे हैं, इनके आंसर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। उसके पलटे बिना हमें नहीं पता चल पाएगा कि कैसे इस चीज ने इफेक्ट किया लोगों को, लाइव्स को, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई और कैसे लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे मशीन्स को जो है फेमिलियर होते गए। तो वो सब चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। In this chapter, we will look at the history of by focusing first on Britain, first industrial nation. तो कहीं पर भी बात आती है first industrial nation की, तो first industrial nation आपको नहीं भूलना है। first industrial nation जो है वो है आपका ब्रिटेन। ओके, that is Britain. तो इसलिए सबसे पहले जहां से शुरुआत हुई उसको तो हम बिल्कुल ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। एंड आफ्टर दैट इंडिया के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, तो इंडिया के बारे में फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशन बाय कॉलोनियल रूल। और जिस टाइम पर आ रहा था तो उस टाइम कॉलोनियल रूल भी था। आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज में दी हुई है, इसके बारे में आप सोचना और बताना। Give two examples where modern development that is associated with progress has led to problems. कि ऐसे दो examples आप दीजिए जहां पर जो आपकी modern development है जो आपका वो associated हो रहा है problems के साथ। You may like to think of areas related to environmental issues, nuclear weapons or disease. तो आप बता सकते हो, डैम का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जब भी आपके डैम बनते हैं तो वहां के लोगों की लाइफ का जितना भी इफेक्ट होता है, और या फिर कोई भी चीजें बनती है, या आप बड़ी फैक्ट्रीज बता सकते हो कि उसमें से जो है पोल्यूशन की कितनी दिक्कत है, पानी भी आसपास का खराब होता है। तो इस तरह की आप बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न डेवलपमेंट से रिलेटेड जिससे लोगों की लाइफ जो है डायरेक्टली इफेक्ट होती है। उससे सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो ये पानी से रिलेटेड जो है बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं जब पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह की तमाम जो है प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम जब इतिहास की बात करते हैं तो थोड़ा पहले की कहानी भी हमें सुननी होती है। तो इसकी पहले की कहानी अब हम सुन लेते हैं कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आती है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मिल्स, फर्म्स। ठीक है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम लेते ही। When we talk of industrial production, और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तो हम यहाँ पर क्या रेफर करते हैं? फैक्ट्री प्रोडक्शन। When we talk of industrial workers, और जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैक्ट्री वर्कर्स की। So histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. इसलिए जो हम इतिहास की बात करते हैं तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपकी फैक्ट्रीज से कि जब फैक्ट्रीज लगी थी तब से ये इतिहास चलता आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सो इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो फैक्ट्रीज के। तो कब बनी थी फैक्ट्रीज, कैसे बनी थी? There is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was a large-scale industrial production for an international market. कि फैक्ट्रीज के लार्ज स्केल सेटअप से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था। और कैसे होता था वो हम पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके बाद भी लोग इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे करते थे उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा।
दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं होता था ये प्रोडक्शन. मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इसको क्या बोला जाता है, इस पीरियड को, जब फैक्ट्रीज से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था, प्रोडक्शन होता था, इस तरह की चीजें बनती थी, तो उस फेज को क्या कहा जाता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. तो ये आपका जो टाइम पीरियड है, इससे पहले का टाइम पीरियड है. उसके बाद फिर बड़े स्तर पर जो है नई नई मशीन्स और तकनीकी का विकास होना शुरू हुआ. प्रोटो इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी की शुरुआत का टाइम. तो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत का टाइम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. In the 17th and 18th century, merchants from the town in Europe began moving to the countryside. अब जो merchants थे, जो सौदागर लोग थे वहां पर, उन्होंने क्या किया, गांवों की तरफ जो है अब रुख करना शुरू कर दिया. सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स, और वो जो है मनी जो है पैसा जो है देते थे किसानों को, और उनको बोलते थे कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप जो है अपना जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए. उन्होंने पैसा दिया और उनसे सामान लिया. विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और जब वर्ल्ड ट्रेड की जो है एक्सपेंशन हो रहा था, कॉलोनीज जो है अलग अलग पार्ट्स के वर्ल्ड में बन रही थी, तो जो डिमांड थी गुड्स की वो भी बढ़ रही थी. सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ रही थी, तो अब जो है मर्चेंट्स जो है वो एक्सपेंड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं टाउन्स में. ऑलरेडी वो तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती थी लोगों की. सो अब वहां पर क्या था, अब पहले से ही अर्बन क्राफ्ट, ट्रेड गिल्ड्स, वो पहले से ही पावरफुल थे वहां के लोग, और ये जो है बिल्कुल ट्रेंड होते थे और अपने प्रोडक्शन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखते थे. इनका एक रेगुलेटेड कंपटीशन होता था, प्राइस होता था, और इसमें नए लोगों की जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड होती थी ट्रेड के लिए. कि सपोज करो 5 लोग एक टाउन की टाउन ट्रेड को 5 लोग रूल कर रहे हैं, उसका जो है उनको प्राइस भी वही फिक्स करना है, कंपटीशन भी उन्हीं का है, सारी चीजें वही, और प्रॉफिट भी उन्हीं का है. ठीक है. अब कोई अगर चाहे 6वां 7वां आदमी आकर इस टाउन ट्रेड को कंट्रोल करना चाहे, तो ये 5 आदमी उसको नहीं करने देंगे, ये 5 आदमी नहीं करने देंगे. तो और सब कहाँ जाएंगे, जिनको करना है इस चीज में इन्वेस्ट, वो कहाँ जाएंगे. उन्होंने फिर क्या किया, टाउन को छोड़कर वो चले गए गांव में कि हम तो गांव वाले लोगों से ही अनाज हो या कुछ भी हो वहां से लेंगे सप्लाई. सो rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. So it was difficult for new merchants to set up business in towns. तो नए जो सौदागर लोग होते थे, मर्चेंट्स लोग होते थे, उनके लिए मुश्किल था अपने बिजनेस को टाउन्स में सेटअप करना. So they turned to the countryside. ठीक है. So they turned to the countryside. उसके बाद देखो फिर क्या होता है. In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग क्या थे, वो लोग बेचारे गरीब, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट इस स्तर तक है, वो कोई भी काम कर सकते हैं. तो जैसे ही उन मर्चेंट्स ने उनको पैसा दिया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि ठीक है, हम आपका काम हो जाएगा, हम प्रोड्यूस करेंगे. सो एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, और हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था, ये टाइम था जब ओपन फील्ड्स जो होते थे, सबके लिए जो ओपन होते थे, वो जो है डिसअपियर हो रहे थे, और जो कॉमन लैंड थी वो भी आपकी एनक्लोज कर दी जा रही थी. कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्लियर डिपेंडेड ऑन कॉमन लैंड, और जो इस कॉमन लैंड पर जो डिपेंड करते थे, उनके लिए अब अपने सर्वाइवल के लिए, उसमें चाहे उनका फायरवुड हो, फल हो, वेजिटेबल हो, सब कुछ उसमें, तो उनके पास कोई जो है अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था इनकम का, और वो अब उसको देखना चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब जीना है तो कुछ तो भी करना पड़ेगा ना जीवन यापन के लिए. तो इसलिए जब छोटे मोटे प्लॉट्स उनके पास पड़े थे और जिसमें वो काम करते थे, तो सारे जो मेंबर्स होते थे उनका तो पेट उससे नहीं भर पाता था. इसलिए जब मर्चेंट्स ने उनसे बात की और उनको एडवांस ऑफर दिया अपने जो है सामानों को प्रोड्यूस कराने का, तो पीजेंट हाउस होल्ड ईगरली एग्रीड, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी. एंड बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स के लिए काम करके उन्हें क्या फायदा होता था, एक तो वो गांव में रह सकते हैं, अपनी जगह को कल्टीवेट कर सकते हैं, और इनकम भी मिल रही है.
So income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation, and it also allowed them a fuller use of their family labor sources. उनकी फैमिली के जो रिसोर्सेज है वो भी वही यूज करेंगे, गांव में रहेंगे, अपने परिवार के पास रहेंगे और पैसा भी कमा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इस पे हाँ कर दी कि ठीक है, वी आर रेडी. Within this system, a close relationship developed between the town and countryside. तो इससे क्या हुआ, इससे जो है क्लोज रिलेशनशिप बन गई उस टाउन में और गांव में. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in countryside. अब वो जो लोग थे, मर्चेंट्स थे, वो रहते शहरों में, अपने टाउन्स में थे, लेकिन काम उनका जो होता था वो ज्यादातर गांव में होता था. अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज, अब देखो ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है. एक मर्चेंट है, कपड़ों में जो इन्वेस्ट अपना जो है करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी, तो वो इंग्लैंड में परचेज करता था वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर. ठीक है, उसने वूल स्टेपलर से जो अपना जो है पूरा वूल का काम करता है, उससे उसने वूल स्टेपलर ले लिया. ठीक है, फ्रॉम अ वूल स्टेपलर उसने वूल ले लिया. तो सबसे पहले उसने वूल लिया एक अलग आदमी से, उसके बाद एंड कैरीड इट टू द स्पिनर्स, उसके बाद वो गया स्पिनर्स के पास उसको स्पिनिंग कराने के लिए, धुनने के लिए. फिर वो गया स्पिनर्स के पास स्पिनिंग के लिए. एंड द यार्न, उसके बाद थ्रेड, द थ्रेड दैट वाज स्पन वाज टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और यहाँ से उसको क्या मिल गया, थ्रेड. तो वूल ले लिया, वूल से मिल गया थ्रेड. अब वो थ्रेड लेकर जाता है फुलर्स के पास. ठीक है, जो उस पे काम करेंगे. थ्रेड से गया वो फुलर्स के पास, उसके बाद वो जाता है डायर्स के पास. अब कलर भी तो करवाना है. फिर वो गया डायर्स के पास. द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन, उसके बाद बची फिनिशिंग. तो फिनिशिंग होती है लंदन में. फिर जाएगा वो फिनिशर्स के पास, फिनिशिंग के लिए गया. ठीक है, वूल बनी, धागा बना, धागे से फुलर बना, फुलर से फिर उसमें डाई हुई और डाई से फिर फिनिशिंग हुई. और फिनिशिंग कहाँ होती थी, लंदन में होती थी. फिनिशिंग कहाँ होती थी, लंदन में होती थी. बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इस फिनिशिंग के बाद जाता था कपड़ा मार्केट में. इस फिनिशिंग के बाद गया कपड़ा मार्केट में. तो समझ आया आपको. सबसे पहले वूल लिया, वूल से थ्रेड बनवाया, थ्रेड से फुलर, फुलर से डायर, डायर से फिनिशिंग. तो ये देखो कितने स्टेप है. यहाँ पर भी कुछ लोग काम करने वाले हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जो इसमें काम में लगे हुए हैं. फिर यहाँ पर भी कुछ लोग काम में लगे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. इन सब से होकर जाता था कपड़ा फिर मार्केट में, मार्केट में. तो इस तरह से लोग जो है एक मर्चेंट के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं. ठीक है, कितने लोग जुड़े हुए हैं. सो लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर. लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के नाम से ही जाना जाता था. दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेस. कॉमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क बन गया था. इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने घरों में, अपने फार्म्स में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं बनी है. चल रहा है यही प्रोसेस, यही चल रहा है, काम वही हो रहा है उसी तरीके से जैसे होता है, लेकिन अपने घरों से लोग काम कर रहे हैं. एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट्स. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 20 से 25 लोग आपको हर स्टेज पे मिलेंगे. दिस मेंट दैट ईच क्लॉथियर वाज कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर्स. एक जो आदमी है जो इस मार्केट में है, उसके नीचे 100 वर्कर्स काम करते थे हर स्टेज पे. अगर हर स्टेज पे भी 25-25, 20-20 लोग काम करेंगे तो एक के अंडर 100 लोग काम करते थे. तो था तो ये भी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोटो, इसीलिए इसको इनिशियल फेज उसका बोला गया है. लेकिन इस टाइम पर फैक्ट्रीज नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री में तो फिर एक ही छत के नीचे सारे काम होने शुरू होंगे. तो ये आपको पहला दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस जो है हुआ करता था. द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, और अब आती है फैक्ट्री की शुरुआत हो गई. अब फैक्ट्रीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी. द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s. आपके 1730 के टाइम पर जो है स्टार्ट हुई अर्लीस्ट फैक्ट्री. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied.
और 18th जो सेंचुरी थी आपकी, उसके आखिर में जाकर जो है फैक्ट्रीज जो है बढ़नी शुरू हुई। तो जो सबसे पहली चीज की फैक्ट्री आई वो थी कॉटन। जो शुरुआत का जो है एक दौर है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी में, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. 2.5 million pound जो है वो import कर रहा था अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। रॉ कॉटन लेता था और अपनी कॉटन इंडस्ट्री को देता था और फिर उसको फिनिशिंग करके कपड़ा फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाता था। बाय 1787 ये आपका हो गया 22 मिलियन पाउंड्स, ठीक है, 2.5 से 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज। ये किस तरह के चेंजेस जो है हो रहे थे इस तरह से प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, वो अब हम देखेंगे। तो जो है अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टार्टिंग में फैक्ट्रीज ने काम करना शुरू किया। A series of invention in the 18th century increased the efficacy of the each step of production process, चाहे वो आपकी कार्डिंग हो, ट्विस्टिंग हो, स्पिनिंग हो, रोलिंग हो, जितने भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस हैं। They enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of strong threads and yarn. अब आपका जो थ्रेड है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। Then Richard Arkwright, आपके जो रिचर्ड आर्कराइट थे, क्रिएटेड द कॉटन मील, और यहाँ से बनता है आपका कॉटन मील। अब देखो, अब 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्वेंशन की जो है पूरी एक सीरीज बनती चली गई, ठीक है। उसमें आपकी हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है अब एक ही तरह से आ गया। आपका कार्डिंग हो, उसको ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग वाला हो, स्पिनिंग का काम हो या फिर रोलिंग का काम हो। इससे क्या हुआ, एक तो पर वर्कर आउटपुट ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद हर एक वर्कर अब ज्यादा जो है प्रोड्यूस कर सकता था। उसके बाद कि इससे क्या हो रहा था, इन सब चीजों से क्या हो रहा था कि जो थ्रेड बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, थ्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन, क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड, कि पूरे गांव में ही इन सब चीजों की जो है बारे में बात होती आई है। एंड कैरीड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड, और ये अपने घरों में ही बन रहा था, जो है अपने घरों में ही ये सब बन रहा था। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड, अब जो है महंगी जो मशीन्स थी वो परचेज की जा सकती थी, सेटअप की जा सकती थी, और एक ही मिल के अंदर उनको मेंटेन किया जा सकता था। और एक ही छत के नीचे एक ही मिल में वो सारे काम जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए थे, वो सारे काम एक ही छत के नीचे हो सकते हैं। इजीली जो एक उनको सुपरवाइज कर रहा है वो इजीली उसका सुपरविजन कर सकता है और मैनेज कर सकता है। This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, उसकी क्वालिटी भी देख सकता है, and the regulation of labor, लेबर का रेगुलेशन भी है, all of which had been difficult to do when production was in the countryside। और जब गांव में ये प्रोडक्शन हो रहा था तो ये मुश्किल होता था उनको बार बार शहर से जाकर गांव में देखना कि किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी बन रही है। लेकिन अब जब सब कुछ एक ही छत के नीचे है तो एक अकेला इंसान भी पूरी लेबर को सुपरवाइज कर सकता है, क्वालिटी चेक कर सकता है, तो ये सब फायदा हो गया था। In the early 19th century, factories increasingly became an इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। तो जो है 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बन गया पूरा इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप का। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मील्स, सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड कंटेम्पररीज वर डेजर्ट। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मील्स, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued। अब उन्होंने जो है मील्स के बारे में जो है देखना शुरू कर दी, अपनी पूरी अटेंशन कॉटन मील्स पर डाल दी गई, और वो ये भी भूल गए कि जो अभी भी जो प्रोडक्शन है, जो वर्कशॉप है, जो कारखाने आपके गांव में चल रहे थे, उनको उन्होंने साइड कर दिया और उनको उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। उनका फोकस कहाँ पर आ गया, बिल्कुल मील्स पर आ गया, क्योंकि अब एक ही छत के नीचे सब कुछ करने को मिल रहा है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है वो देखो। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, अब हम बात करेंगे पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज की। हाउ रैपिड वाज द, अब इसकी गति क्या थी, कितना रैपिड था ये, और इससे क्या हुआ कि सिर्फ हम अगर बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो क्या सिर्फ फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं,
इस चीज को देखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल, कॉटन की है या मेटल की है। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840। अभी मैंने आपको बताया कि जो शुरुआती है वो कॉटन से ही हुई है। उसके बाद जब एक्सपेंशन हो गया रेलवेज का, तो इंग्लैंड में फ्रॉम 1840s एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860s द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज। सबसे पहले कॉटन और मेटल्स की ही बात चलती थी, उनका ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन जब रेलवेज आ गई तो अब किस चीज की डिमांड आने लगी? आयरन की भी आने लगी और स्टील की भी आने लगी। ठीक है, बाय 1873 Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pounds, double the value of its cotton export. कॉटन एक्सपोर्ट से भी ज्यादा अब किस चीज को एक्सपोर्ट होने लगा? स्टील और आयरन का। दूसरी चीज क्या थी? द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अब जो नई इंडस्ट्री है उन्होंने इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाई वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि जो अगर हम 19th सेंचुरी के एंड की भी बात करें तो लेस देन 20% जो वर्कफोर्स थी वो आपकी एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में थी। टेक्सटाइल्स जो है वो डायनेमिक सेक्टर था, बट जो उसका लार्ज प्रोर्शन ऑफ आउटपुट था वो फैक्ट्रीज में नहीं बनता था, वो अभी भी डोमेस्टिक यूनिट्स में से ही आ रहा था, घरों में से ही आ रहा था। तीसरी चीज करें कि द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट अप बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। जो अब स्टीम पावर्ड बन गई थी, वहां पर स्टीम इंजन्स आ गए थे, तो वो जो है इतना ज्यादा नहीं था। Seeming ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors. कि जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर थे जहां पर ये सब डेवलपमेंट नहीं हो रही थी रैपिडली, वहां पर छोटे छोटे अपना जो इन्वेंशन वो लोग करते थे, उसकी वजह से उनका काम अभी भी ऐसे ही चल रहा था। उसमें चाहे आपका फूड प्रोसेसिंग हो, आपका बिल्डिंग हो, आपका पोट्री हो, ग्लास वर्क हो, टैनिंग हो, फर्नीचर मेकिंग हो, या फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स हो, ये सब अभी भी घरों से ही हो रहा था। चौथी चीज क्या थी? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। अब टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज है, तकनीकी कोई चेंज हो रहा है तो वो धीरे हो रहा है। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। न्यू टेक्नोलॉजी महंगी है। मर्चेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसको यूज करने के लिए थोड़े कॉशियस है। द मशीन्स, अगर मशीन जो है वो टूट जाती है या खराब हो जाती है, उसको फिर सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत कॉस्ट लगानी पड़ती है। सो इसलिए उन लोगों को वो इतना ज्यादा जो है इफेक्टिव नहीं लग रही थी। अगर इसमें हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू स्टीम इंजन की, तो जेम्स वॉट ने क्या किया? स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। जो किसने प्रोड्यूस किया था? न्यू कॉमन ने जो है इसको प्रोड्यूस किया था, लेकिन उसने जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव करके जो है अपना पेटेंट करा लिया 1781 में, जेम्स वॉट ने। उसके बाद जो उसका फ्रेंड था मैथ्यू उसका फ्रेंड था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो मैथ्यू ने क्या किया? मैथ्यू बोल्टन ने क्या किया? मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया न्यू मॉडल का जो स्टीम इंजन आया था। लेकिन काफी सालों तक उनको कोई बायर ही नहीं मिला खरीदने के लिए, लोगों को विश्वास ही नहीं था और महंगा था। एट द बिगनिंग, अगर बिगनिंग की बात करें 19th सेंचुरी की, तो उनके पास सिर्फ 321 स्टीम इंजन जो है वो जो है थे वहां पर। देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड। अगर पूरे इंग्लैंड की बात करें तो सिर्फ वहां पर 321 के करीब ही स्टीम इंजन थे उस टाइम पर, और उसमें 80 जो है कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 आपके वूल इंडस्ट्रीज में थे, और रेस्ट आपके माइनिंग में और आपके जो नहरों का काम हो रहा था, कैनाल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स में थे। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। और किसी इंडस्ट्री में उसका यूज नहीं था। So, even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists. तो जो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही थी उसके लिए भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इतने ज्यादा उतावले नहीं थे उसको खरीदने के लिए। ठीक है, historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in mid-19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer. अब historians जो है इस चीज को देखते हैं, have come to increasing, उन्होंने recognize किया कि जो typical worker जो था mid-19th century में वो मशीन ऑपरेटर नहीं हो सकता, वो वही रहेगा
जो ट्रेडिशनल मतलब उसको मजदूर और या फिर ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन की तरह ही देखा गया, एक टिपिकल वर्कर को उसको मशीन ऑपरेटर की तरह नहीं देखा गया। सो ये आपका था जो आज हमने पढ़ा पार्ट 1 कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है, उसके बाद वो किस तरह से फैलता है, रैपिडली फैलता है, धीरे धीरे जाता है, वो आज हमने देखा है। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब कल हम जो डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, वो स्टार्ट करेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर से स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।